आ जाइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एमके साइंस परिवार पर। तो बच्चों, जो आज का सेशन रहने वाला है वो साइंस का सेशन रहने वाला है। जो मेरा भाई आर्मी जीडी ट्रेड्समैन एनए की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए बड़े ही शानदार और मजेदार क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो आज का फोकस किया हुआ है हमने थोड़ा सा एनए वाला और टेक्निकल वाले क्वेश्चंस का फोकस किया हुआ है। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलते हैं आगे तरफ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? भाई ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों? तो जल्दी से बताइए। तो बच्चा ध्यान रखना, वो डेसिबल होगा, हर्ट्ज होगा, किलोवाट होगा या फिर ओम होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने की इकाई जो होती है बेटा, ध्वनि तरंग कह रहा है, तरंग वेव कह रहा है। तो ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होगा? हर्ट्ज होगा। क्या होगा? तरंग की जो आवृत्ति होती है बच्चा वो क्या बोलते हैं? हर्ट्ज होती है। उसको हर्ट्ज से मापा जाता है और सिंबल जो उसका होता है एच जेड होता है भाई। ठीक है जी, ध्यान रखिए इस बात को विशेष तौर पर। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या क्या कह रहा है। डेसिबल जो होता है बच्चा ये होता है ध्वनि को मापने का। क्या होता है? ध्वनि मतलब साउंड को मापा जाता है। और साउंड को जो मापा जाता है बच्चा वो मापा जाता है डीबी, जिसको डेसिबल बोलते हैं, डीबी से नोट किया जाता है। किलोवाट घंटा जो एनर्जी के लिए, और ओम जो होता है बच्चा ये किसके लिए होता है बेटा आपका? ओम जो होता है ये किसके लिए किया जाता है बच्चा आपका? ये आपका प्रतिरोध के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए भाई इन चीजों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए। विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? भाई विद्युत धारा की दिशा आपको ज्ञात करनी है तो किसके द्वारा? तो बच्चों, विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? एमीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा या फिर गैल्वेनोमीटर के द्वारा, टैकोमीटर के द्वारा। ध्यान रखना, विद्युत धारा की दिशा को मापा जाता है तो बच्चा किसके द्वारा? तो वो क्या क्या है? एमीटर होता है बच्चों। क्या होता है? एमीटर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या है बच्चा? इसका मतलब कह रहा है क्योंकि जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसे जो भोजन मिल रहा है वो किसके माध्यम से मिल रहा है? उसमें भोजन जो आ रहा है तो आपने सुना होगा नेवल जो होती है, जिसको टूंडी हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें क्या होता है? प्लेसेंटा लगा होता है, जिसको फूड पाइप हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना वो क्या होता है? प्लेसेंटा। सीधी सी बात है, क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। जो माँ चीज खाती है वही सारा भोजन जो होता है वो किसके अंदर जाता है? प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे के अंदर जाता है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, सेरिब्रम बच्चा जो होता है ये सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का। सबसे बड़ा भाग होता है किसका? मस्तिष्क का। सबसे बड़ा भाग जो होता है मस्तिष्क का वो क्या होता है मेरे मुन्ना? वो होता है सेरिब्रम। मेरुरज्जु जो होती है ये क्या करता है बच्चा? आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, ये ब्रेन का ही भाग है। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो करता है बच्चा, वो कौन करता है आपका? वो कौन करता है आपका? करता है मेरुरज्जु। ठीक है जी। गर्भाशय नलिका जो होती है ये अलग से चीज को हम बोलते हैं फ्लैपन ट्यूब, जो फीमेल के अंदर होती है। ठीक है जी। तो जो फ्लैपन ट्यूब होती है स्पर्म को ले जाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या करा? फोर्थ समझिए कि निम्नलिखित में से किस पौधे का कायिक प्रवर्धन नहीं होता है? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि उसके जैसे आपने सुना होगा कलम जो लगाया जाता है वो लगाई जाती है ना, तो किस पौधे की नहीं लगाई जा सकती कलम जो होती है? तो आम की लगाई जाती है, अमरूद की लगाई जा सकती है, गुलाब की लगाई जाती है, पपीता। तो आंसर क्या होने वाला है बेटा? पपीता। पपीते का कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, इसकी कोई कलम नहीं लगाई जाती, इसका डायरेक्ट एक पौधा लगाया जाता है। ध्यान रखना। तो देखा होगा अपने गुलाब की कलम लगाई जाती है तो वही होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, एसिडिटी को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई किसी को ना एसिडिटी हो रही है, क्या हो रही है? एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, तो आपको इनमें से क्या खाना पड़ेगा? वो आयोडीन लेना पड़ेगा, बेकिंग सोडा लेना पड़ेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर भस्म चूर्ण। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार, वेरी गुड बच्चा। तो ध्यान रखिए, तो बच्चा आपको एसिडिटी हो रही है तो आपको क्या लेना? बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाना सोडा। क्या बोलते हैं बच्चा? खाना सोडा आप लोगे तो आप क्या कर सकते हो? एसिडिटी को खत्म करते हैं। आपने देखा खाना सोडा थोड़ा सा ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। और जो बेकिंग सोडा जो होता है बच्चा वो क्या होता है? NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर किसका निर्माण होगा? यदि आपने धावन सोडा के साथ बच्चा, धावन सोडा के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा या फिर ओजोन का निर्माण होगा? तो जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तो चलते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो क्या कह रहा है बच्चा? ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है बच्चा? CO2 बनती है भाई। क्या बनती है? CO2 बनती है। जब धावन सोडा के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य
से किसके द्वारा अलग होता है भाई साहब, बताइए। तो हाइड्रोकार्बन परिवार जो होता है आपको प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य के द्वारा किससे अलग होगा? तो भाई वो मैथिलीन समूह के द्वारा होगा, एथिलीन समूह के द्वारा होगा, या फिर एथिन समूह के द्वारा होगा, या फिर कैबिन समूह के द्वारा होगा? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना बेटा, मैथ, एथ, प्रो, ब्यू, पेंट, हेक्स, ए वगैरह होते हैं, तो ध्यान रखना। तो मैथिलीन परिवार से क्या होगा बच्चा? वो आपका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन परिवार प्रत्येक सदस्य के पिछले सदस्य से क्या होगा? अलग होता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर किस में परिवर्तित हो जाता है? भाई आपने क्या किया है? कैल्शियम सल्फेट के साथ हेमीहाइड्रेट को पानी में घोल दिया है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो क्रोमियम में परिवर्तित हो जाता है, निकेल में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में, या फिर आयोडीन में? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा भाई। आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड बच्चा। तो ध्यान रखना, बच्चों ने सी आंसर दिया है। तो ध्यान रखना बच्चों, क्या होगा? जिप्सम जो होता है, जब कैल्शियम सल्फेट को हेमीहाइड्रेट के साथ पानी से मिलाया जाता है तो क्या बनता है बच्चा? आपका जिप्सम बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार की होती है? भाई फ्रैक्शन हो रहा है, फ्रैक्शन के द्वारा तो उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो विद्युत ऊर्जा होती है, वो ध्वनि ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, फिर तापीय ऊर्जा होती है? जल्दी से बताइए। कोई चीज आप ऐसे रगड़ रहे हो, ऐसे फ्रैक्शन कर रहे हो, तो उस फ्रैक्शन से कौन सी एनर्जी बनेगी? विद्युत नहीं बनेगी, ध्वनि तो बनेगी, परंतु फ्रैक्शन से क्या बनेगा? तो सबसे ज्यादा क्या बनता है बच्चा? वो बनता है तापीय ऊर्जा। क्या बनता है? तापीय। जो टेम्परेचर बनता है, जो हीट बनती है जब आप फ्रैक्शन करते हो, सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, ठीक है जी। तो तापीय ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में तब तक रहती है, कोई वस्तु अपनी पूर्व अवस्था तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चा? जल्दी से बताइए। जड़त्व का नियम कहेंगे, संवेग का नियम कहेंगे, बल, या फिर गति? जड़त्व को बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। और संवेग को बेटा मोमेंटम कहते हैं, ठीक है जी, मोमेंटम कहा जाता है। और बल को फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। और गति को क्या बोलते हैं बच्चा? मोशन कहा जाता है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो बच्चा आपको पता है न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर भारी फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो रुकी हुई वस्तु चलेगी नहीं और चलती हुई वस्तु रुकेगी नहीं। तो बेटा ये फर्स्ट नियम था जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जो कहते हैं वो किसको कहते हैं बेटा? इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हम गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम वी होता है। बल बराबर क्या होता है बेटा? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है ये किसका होता है? बल का फॉर्मूला। और P इक्वल टू जो होता है एम वी, ये होता है बेटा किसका? आपका मोमेंटम का, संवेग का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, किसी समूह के जीवों में पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होते हैं भैया। जल्दी से बताइए किसमें पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होगा? ठीक है जी। पूर्ण डेवलप जो आपका न्यूक्लियस नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा। मोनेरा जगत में, एवी जगत में, मत्स्य में, फिर प्रोटिस्टा में? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार, वेरी गुड बच्चों। तो ध्यान रखना, जो आपका मोनेरा जगत होता है उसके समूह में क्या होता है बेटा? पूर्ण रूप से विकसित नाभिक, न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, चौथे आवर्त और दूसरे आवर्त में स्थित तत्व होते हैं भाई। चौथे और दूसरे आवर्त में स्थित जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना बेटा, चौथे और दूसरे आवर्त में जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, फिर निकेल होता है। ध्यान रखना बच्चा, चौथे और आवर्त में दूसरे में पूछ रहा है तो क्या होगा बेटा? कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, लिटमस विलियन का निष्कर्षण किससे प्राप्त किया? लिटमस पेपर जो होता है वो उसको किससे प्राप्त किया जाता है? कहने का मतलब है लिटमस पेपर वही पेपर है जो लाल को नीला, नीला लाल हो जाता है। ये अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। क्षार जो होते हैं लाल को नीला कर देते हैं। तो ध्यान रखना। तो बच्चा ये क्या होगा? लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से, कवक से, लाइकेन से, विषाणु से। तो ध्यान रखना बच्चा, जो आपका लिटमस पेपर प्राप्त होता है बच्चा वो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। और लाइकेन दो चीजों से बनकर बना होता है, किस किस से? कवक से, प्लस में किससे बना होता है बेटा? शैवाल से। ध्यान रखिए। तो लाइकेन से आपका क्या बनता है बच्चों? आपका क्या बनता है? आपका लिटमस पेपर बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही शानदार मजेदार, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो क्या कहलाएंगे भाई साहब? जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तो सेम होती हैं लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग होगा, तो उसको समस्थानिक बोलेंगे, संभारिक बोलेंगे, या फिर मैक बोलेंगे, फिर एवोगाड्रो। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा समस्थानिक, जिसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं भाई साहब। ठीक है जी, आइसोटॉप्स बोला जाता है भाई। और ये होता है आइसोबार। क्या होता है? आइसोबार। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा, और एटॉमिक मास जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो ये हो गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? बड़ी शानदार और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? नॉन मेटल। वो पारा है, सीसा है, ब्रोमीन है, फिर कैल्शियम है। ध्यान रखना, तरल अवस्था में जो पाई जाती है धातु बच्चा उसका नाम होता है बच्चा क्या? वो आपकी होती है ब्रोमीन। क्या होता है? द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। पारा जो होता है बेटा ये धातु है,
धातु होती है, और जो किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है धातु, ध्यान रखिए। और कैल्शियम एक क्या होता है बेटा, अलग से चीज है जो आपके धातु होती है। तो ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, आवोगाड्रो संख्या का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है भाई। आवोगाड्रो संख्या जो होती है, इसका निरूपण किससे किया जाएगा, SO से किया जाएगा, Li से, या इससे, या फिर A4 से। तो आवोगाड्रो संख्या का जो निरूपण किया जाता है, ए, इसको एंगस्ट्रॉम भी हम कह सकते हैं, ए पर जो जीरो शी होती है ऐसे करके, तो ध्यान रखने ये करके, ठीक है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आवोगाड्रो संख्या किससे निरूपित किया जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है भाई। कौन सी में कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में, पहले समूह में, समूह जो पहला है ना, तो उसमें एक मात्र अधातु कौन सी होती है। एक अधातु बतानी है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन। बच्चा ध्यान रखिए, जो पहला आपका कौन सा होता है, आवर्त होता है, पहले आवर्त में एक ही मात्र एक क्या होती है, धातु होती है, जो होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भी होती है बेटा, गैस होगी तो किसका मतलब क्या है, अधातु है। धातु जनरली सॉलिड नहीं पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं, ये किस में पाई जाती हैं, गैस में पाई जाती हैं, लिक्विड पाई सकती हैं। तो हाइड्रोजन गैस होती है, और जो भी क्या बेटा, एक आवारा तत्व है, आवारा तत्व, ठीक है जी। आवारा तत्व इसको कहते हैं, या फ्यूचर का ईंधन भी किसको कहते हैं बच्चा, हाइड्रोजन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है भाई। प्रतिध्वनि जो होती है, इको जो होती है, इको आपको सुनाई दे रही है, तो किसके कारण आपको इको सुनाई दे रही है, अपवर्तन के कारण, या फिर परावर्तन के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर अपघटन के कारण। जल्दी से बताइए, प्रतिध्वनि किसके द्वारा सुनाई देती है बच्चा, ध्यान रखना। प्रतिध्वनि जो होती है वो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, प्रकाश का परावर्तन या ध्वनि है तो प्रकाश का परावर्तन भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर परावर्तन जो है रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा आपको कहे कोई भी चीज जो होती है ध्वनि टकरा करके वापस आती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो उसी माध्यम में आपको सुनेगी, तो ये क्या होता है, परावर्तन होगा। अपवर्तन जो होगा, इसमें मीडियम चेंज हो जाता है भाई, ध्यान रखिए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर मीडियम होता है। ये TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे हीरे का चमकना, शीशे में दरअसल का चमकना, ठीक है जी, या फिर ऑप्टिकल फाइबर का जो चमकना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या है 19, यदि साइकिल की गति को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है। आपको पता है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv²। तो यहाँ पर क्या चीज कर रहे हो आप बेटा, गति को दोगुना कर रहे हो, तो वेलोसिटी दोगुना करेंगे तो कितना गुना हो जाएगी बेटा, 4 गुना हो जाएगी। तो ध्यान रखना, 2 गुनी होगी, 3 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी। तो काइनेटिक एनर्जी सीधी सी बात है, या आप इसको क्या कर रहे हो, दोगुना कर रहे हो, तो इसको जैसे दोगुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाती है भाई, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा, किसके अणु में एक दोहरा संयोजन सहसंयोजन बंध होता है, मतलब कि सहसंयोजन बंध जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किसके अंदर होता है, कार्बन के अंदर होता है, मीथेन के अंदर, नाइट्रोजन के, फिर ऑक्सीजन के अंदर। जल्दी से बताइए, तो किसके अणु में दोहरा अणु सहसंयोजन बंध होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। तो ध्यान रखना, ये क्या होता है आपका, ऑक्सीजन जो होता है इसमें क्या होता है, दोहरा सहसंयोजन बंध होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, चलते रहिए भाई साहब। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चलते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, फेनोप्थिलीन को सिरके में जलाने पर घोल का रंग कैसा होगा भाई। फेनोप्थिलीन को आप सिरके में जलाने पर तो घोल का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला या भूरा, या फिर रंगीन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो फेनोप्थिलीन को सिरके के घोल में आप जब जलाने पर घोल जो होता है, घोल का रंग जो होता है रंगहीन हो जाता है बेटा, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। फेनोप्थिलीन को सिरके में जलाने पर तो क्या होगा, घोल जो होगा वो कैसे हो जाएगा, रंगीन हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, स्तनधारी प्राणी में कितने चैम्बर होते हैं भाई। स्तनधारी या फिर मैमल्स जो हैं आप सभी में, तो कितने चैम्बर हैं आपके अंदर, 2 चैम्बर है, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर, 6 चैम्बर हैं। तो ध्यान रखने, जितने भी मैमल्स होते हैं बच्चा उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। घोड़ा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस जो सभी होते हैं उसमें क्या होते हैं बेटा, 4 चैम्बर होते हैं। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, 53 और 85 है तो वह तत्व कौन सा है भाई। तो बताइए भाई साहब, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, 53 और 85 है, तो इनमें दे रखा है, तो इसमें बताना है भाई साहब, तो वह तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन होगा, या फिर ऑक्सीजन होगा, फिर हेलोजन होगा, फिर पारा होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होता है आपका, जो होता है कौन सा ग्रुप होता है, 35, 53 जो 85 है, तो हेलोजन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप होता है मेरे दोस्तों। आपको पता होगा ब्रोमीन वगैरह जो होते हैं, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, तो ब्रोमीन वगैरह जो होता है बच्चा, ये क्या होता है, ब्रोमीन वगैरह जो होता है कितने में होता है भाई साहब आपके, इसमें हेलोजन जो ग्रुप होगा ब्रोमीन उसमें ही आता है, जो आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली धातु होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करा है 24, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, समय मापन में, दूरी मापन में, ऊंचाई मापन पे, गहराई मापन में। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। बेटा पता होगा आपको, ओडोमीटर जो होता है मोटरसाइकिल, बाइक में डिस्टेंस को मापने का काम करता है, तो कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो ध्यान रखना वो दूरी को मापने का काम करता है। कौन सा, ओडोमीटर। मोटरसाइकिल का जो मीटर होता है उसमें लगा होता है ओडोमीटर। एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। स्पीडो का काम होता है स्पीड बताना, ओडोमीटर का डिस्टेंस को बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा शानदार क्वेश्चन है, चलते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए
डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का, फेरस सल्फेट का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना बेटा, जब आप एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, उसका नाम होता है बेटा आपका, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। शांत सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, तो H2SO4 जो होता है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 जो होगा बच्चा, उसका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट जो घंटा होता है कितने जूल के बराबर होता है? 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3.6, या फिर 4.5, या फिर 5.5? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 के बराबर होता है भाई। कितना होता है? कितने जूल के बराबर होता है बेटा? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, शानदार क्वेश्चन नंबर 27। यदि कह रहा है अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 14 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, या 17 मीटर? भाई आपके सामने कोई भी ध्वनि आप सुन रहे हो तो उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए स्पष्टतम दूरी सुनने के लिए? न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताया बच्चा, क्लियर आवाज़ सुनने के लिए जो होता है, इको जो बनती है, वो कितना होता है? वो आपका होता है 17 मीटर या फिर 16.5 मीटर। इको जो होती है, इको का मतलब होता है जो आपकी आवाज़ दोबारा टकरा कर वापस आ रही है, वो इको होती है प्रतिध्वनि। ठीक है, तो ध्यान रखना वो कितना होना चाहिए, डिस्टेंस जो होना चाहिए। यहाँ पर कोई आवाज़, आपका स्पीकर चल रहा है और यहाँ से वो टकरा कर आवाज़ यहाँ जा रही है ऐसे, और वो टकरा कर वापस जा रही है, इतना डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 16 मीटर, या अब हम कह सकते हैं 16.5 मीटर। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई? 28 है। पौधे अपने अतिरिक्त जल का निष्कासन कैसे करते हैं भाई? पौधे जो ज़्यादा जल ले लेते हैं, उसका निष्कासन कैसे करेंगे? श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, फिर लाइट रिएक्शन द्वारा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई। मेरे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। हम आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे। इससे पहले बेटा आपकी एनडीए टेक्निकल की जो क्लास है, लगभग 10 से 12 क्लास जा चुकी हैं, और जीडी की बच्चा आपके 18 क्लास जा चुकी हैं। उनको बच्चा जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, उन सभी क्लासेस को जाकर के एक बार देखे। चलिए, तो ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होगा? पौधे अपने अतिरिक्त जल का निष्कासन किसके द्वारा करते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन जो होती है, ठीक है जी, वो ऑपरेशन जो होता है, वो ऑपरेशन के माध्यम से जो जल होता है वो क्या होता है? आपका इवोपरेट हो जाता है। ठीक है जी, तो गैस के रूप में। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? 29, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है भाई? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा? 10 की पावर, सॉरी 11 की पावर -12 मीटर होगा। 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -11 मीटर, और सॉरी 14 की पावर -12 मीटर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। एक पिकोमीटर जो बराबर होता है बेटा 10 की पावर -12 मीटर के होता है। क्या होता है? एक पिकोमीटर जो होता है 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल बेटा। और मेहनत करते रहिए इसी प्रकार से भाई साहब। जब तक आप मेहनत करोगे तब तक ही आपको कामयाबी मिलने वाली है भाई साहब। यदि मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। हम आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी ऐसी इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बचा, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है। एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र क्या बेटा? एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र क्या होता है? कंपाउंड होता है, इसका बताना है Al2SO4 का, या फिर Al3, ये फिर ये होगा, फिर ये होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार, वेरी गुड। जय हिंद, जय हिंद बच्चा, जय हिंद जी, जय हिंद। चलते रहिए, गुड इवनिंग। तो ध्यान रखना बच्चा, इसका आंसर क्या होगा? Al2SO4 का होल थ्राइस जो होता है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का एक क्या होता है? सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए बच्चा क्या कह रहा है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाए तो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा बच्चा? प्रतिरक्षा भाई, तो ध्यान रखना, एक क्या फोर्स इधर लगा जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ध्यान रखिए, ये डिग्री का जो एंगल होता है एक लाइन में कितना होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। तो देखिए 90 डिग्री, 80 डिग्री, 165 डिग्री, तो कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होता है बेटा। जब आप क्या करें, प्रतिरक्षा जो बल है, फोर्स को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो बच्चा दिशाओं के बीच का कोण कितना का होगा? 180 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ही शानदार क्वेश्चन नंबर 32 है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व को रखा जाता है भाई? आधुनिक आवर्त का जो छठवां जो आवर्त है, उसमें कितने तत्व होते हैं? आपको पता होगा बच्चा। तो उसमें 28 होते हैं बेटा तत्व, उसमें 32 तत्व होते हैं, 34 तत्व होते हैं, 36 तत्व होते हैं। तो ध्यान रखना, उसमें कितने तत्व होते हैं बेटा? कितने तत्वों को रखा जाता है? तो बेटा वो देखा जाता है 32 तत्व को रखा जाता है। छठे आवर्त में कितने कितने तत्व को रखा जाता है? 32 तत्व को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग, मतलब एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा स्थित होती है? संपीड़ित जो खिंची हुई कह सकते हैं हम, या फिर रुकी हुई हम कह सकते हैं। ऐसे दबा करके आपने स्प्रिंग कर रखी है, संपीड़न है। तो खिंची हुई जो स्प्रिंग होगी उसमें एनर्जी कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी, अभिकेंद्रीय ऊर्जा होगी, अपकेंद्रीय होगी, स्थिर ऊर्जा? ध्यान रखना बच्चा, किसी भी चीज को खींचा जा रहा है, आपने तीर कमान खींची हुई है, ठीक है जी, तो ध्यान रखना, वो एनर्जी जिसको एक बार यूज मतलब स्टोर करने के बाद में यूज में लाया जा रहा है, उसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी, या हम बोल सकते हैं उसको स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखना वो कौन सी एनर्जी होगी? स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का बच्चा, वो होता है mgh। क्या होता है? mgh। आपने देखा होगा, डैम बना करके पानी को रोका जाता है, और फिर उसके बाद डैम बना करके टरबाइन चलाए जाते हैं, पानी को एकदम प्रेशर से छोड़ा जाता है,
बेटा बिजली उत्पन्न होती है, ये वही काम करती है। एनर्जी कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी मेक, बट इट डेस्ट्रॉयड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, परंतु एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आपका किसने बोला था? आइंस्टाइन ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के बीच ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? बच्चा देख लीजिए कहाँ पर रखा जा रहा है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वास्तु का बड़ा बनेगा, आभासी और छोटा होगा, वास्तु का उल्टा होगा, फिर आभासी और बड़ा होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना बच्चा, इस स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, प्लस में कैसा होगा? छोटा होता है। बहुत शानदार, वेरी गुड भाई। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, चलते रहिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 है, अमीबा अपना प्रजनन किस प्रकार से करता है? अमीबा जो होता है, आपने सुना होगा, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, समसूत्री विभाजन करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है, बहुखंडित विभाजन करेगा, फिर द्विखंडित विभाजन करेगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अमीबा अपना जो प्रजनन करता है बच्चा, वो किससे करता है? द्विखंडन किसे विधि से करता है। किससे करता है? द्विखंडन विभाजन किससे करता है? द्विखंडन विधि से क्या करता है? अमीबा अपना प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। तो लगभग भाई साहब आपके हमने जो क्वेश्चंस आप किए हैं आज 35 ही क्वेश्चंस थे भाई। बड़े मजेदार सेशन आपका रहा है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और प्रत्येक दिन ऐसी मेहनत करते रहें। बहुत ही कम समय है बच्चा, और अभी आने वाले परसों बच्चों का पेपर भी है, उनके लिए सबसे पहले उनके लिए सभी के लिए शुभकामनाएं भी हैं भाई। सभी अच्छे माइंड से, फ्रेश माइंड से पेपर को देना है। एक बार क्वेश्चन को एक से या दो बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको टिक लगाना है बच्चों। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल आज की क्लास को विराम देने के बाद कल की क्लास कल होगी। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।